अंतरिम सरकार का गठन होगा। बांग्लादेश में 10 सदस्यीय अंतरिम सरकार बनेगी। सलीमुल्लाह खान, आसिफ नजरुल होंगे इसमें शामिल। अब्दुल वहाब मियां, इकबाल करीम का नाम भी इसमें शामिल है। मेजर जनरल सैयद इफ्तिखार उद्दीन का नाम भी इसमें शामिल है। तो ये अब बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। 24 से 48 घंटे देखिए, जैसा कि आर्मी चीफ ने खुद ऐलान यहां पर किया था। मिर्जा साहब का जरा हम रुख करते हैं, उनका एक क्विक रिएक्शन। टेक्निकली आप इसको किस तरह से देखते हैं मिर्जा साहब? और साथ ही साथ ये वो आर्मी है जो सपोर्ट करती रही है, हमेशा से सपोर्ट किया है जिन्होंने शेख हसीना को, लेकिन आज उन्होंने ही अपना सपोर्ट खींच लिया और कह दिया कि आप चली जाइए। जी बहुत शुक्रिया। बात यह है कि इसमें तमाम वो मुझे नजर आ रही हैं इंडिकेशंस और इसके एविडेंसेस कि ये एक अमेरिकन बैक्ड कू है। और ये सारी मूवमेंट जो है, जिस तरह हमारे ऑनरेबल गेस्ट फरमा रहे थे, हाँ। ये पूरा प्रॉपरली प्लान्ड है। ये जो अमेरिका की थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जो कू करने की या पॉपुलर गवर्नमेंट को गिराने की जो टेक्स्ट बुक है ना, ये उस टेक्स्ट बुक से इन्होंने ये लिया है पूरा। ये उसका नजर आ रहे हैं उसके हमें चीजें। अब देखिए, बात यह है कि मई में शेख हसीना ने वार्न किया था कि अमेरिकन जो है वो म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में कुछ इलाके जो है वो काट के यहाँ क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं। अमेरिकन डेस्परेट है बे ऑफ बंगाल में मिलिट्री बेस के लिए। और उन्होंने कहा कि मुझे ये वार्न किया गया है कि मतलब है, ऑफर भी की गई है और वार्न भी किया गया है। ऑफर ये थी कि आप हमें यहाँ पे मिलिट्री बेस दें अमेरिकन को, तो आप इलेक्शन गारंटी आप जीतेंगी। वो तो वैसे भी जीत गई, 244 सीटें उन्होंने ली 300 में से। मसला ये है कि अमेरिका ने एक कुत्ता पाला है जिसका नाम है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के आगे पिल्ले हैं ISI, और उन पिल्लों के आगे पिल्ले हैं जमात इस्लामी और जहादी तंजीमें जो बांग्लादेश में बहुत एक्टिव हैं। और आप अगर देखें तो ये पूरी मूवमेंट जो है, ये जमात इस्लामी का जो ट्रेंड कैडर होता है उसने और जहादी तंजीमों के ट्रेंड कैडर ने चलाया। ये वायलेंस जितना भी हुआ है, ठीक है, प्रदर्शन हुए हैं, वो अपनी जगह बात ठीक है, लेकिन इसके अंदर रिलीजियस इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जो है उसका फुटप्रिंट है। दूसरा जो ये कह रहे हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट के जी, आर्मी ने अलाउ किया, बिल्कुल अलाउ किया। इसी तरह 1977 में कू हुआ था पाकिस्तान में, पेट्रो डॉलर इस्तेमाल हुए थे, रिलीजियस राइट को इकट्ठा करके भुट्टो की गवर्नमेंट को गिराया गया था। और फौज ने किसके कहने पे फायरिंग की है? पुलिस किसके कहने पे फायरिंग कर रही थी? एक बार मैं जरा एक काउंटर रिएक्शन ले लेती हूँ। कर्नल शैलेंद्र, आप इत्तेफाक रख रहे हैं मिर्जा जी की बात से? नहीं, देखिए, कू एक बोलिए। नहीं बोलिए। देखिए, जब हम होलिस्टिकली बात करेंगे तो यूएस एंगल आप जरूर ले सकते हैं, और उसका जो एविडेंस शायद आप नहीं दे पा रहे, मैं दे देता हूं। अभी तकरीबन 4 या 6 महीने पहले यूएस ने बांग्लादेश से सेंट मार्टिन आइलैंड की मांग करी थी एज अ नेवल बेस, जिस वजह से ये बड़ी क्लैरिटी से बोला जा रहा है कि उनका भी इसमें हाथ होगा। हाथ का मतलब क्या होता है? हाथ का मतलब यह होता है कि अगर एक सिचुएशन बद से बदतर जा रही है, आप उसे रोकने के लिए नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि मैंने कहा आर्मी ने नहीं किया। ये सिचुएशन आपकी डे 1 पर कंट्रोल हो सकती थी। आप एज अ आर्मी जो आज बोल रहे हैं 45 मिनट में आप चले जाइए बाहर एक अपनी प्राइम मिनिस्टर को, ये तब भी कहा जा सकता था कि नहीं, आप इस रिजर्वेशन बिल को रोक लीजिए, उस पर आगे बात कर लेंगे बाद में। अभी ये अनरेस्ट जो है उसको फ्यूल अप मत होने दीजिए। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी कमजोरी आई वो मुझे आज लग रहा है कि वो एक एम्बिशियस माइंड ऑफ आर्मी के तरफ से आई। आप देख रहे हैं ये जो इंटरिम गवर्नमेंट ये बनाएंगे भी, कौन सी है ये गवर्नमेंट, और कौन सी ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें एक मेजर जनरल साहब पार्ट लेंगे?
बिल्कुल। पार्ट ऑफ आर्मी। और ये कंट्रोलर कौन होगा इसका? सबसे बड़ी बात, ये एक पपेट गवर्नमेंट होगी जो कि बांग्लादेश आर्मी चलाएगी। अब इसमें जो, और अगर आप इंटरनेशनल फायदे घाटे गिन रहे हैं कि यूएस का घाटा ये था कि अगर शेख हसीना रहती तो उन्हें नेवल बेस नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ऐसा ब्लेम गेम किया जा सकता है कि चलिए जी, इंडिया का इंटरेस्ट भी उसमें लुक आफ्टर हो जाता है। और इंटरेस्ट किसका हो सकता है हसीना जाने में? पाकिस्तान का क्यों हो सकता है? चाइना का क्यों हो सकता है? तब आप देखेंगे कि ओवरऑल एक सिचुएशन बनती है कि ये सारा कुछ होने दिया गया है। और जिस तरह से आपने कहा कि एक आर्मी चीफ का क्या काम, या जिस तरह से वो तमाम बातें यहाँ पर कर रहे हैं, तो देखिए इससे पहले भी हमने बांग्लादेश में देखा है, उसके इतिहास में हमने देखा है कि सेना का किस तरह से एक होल्ड रहा है। इससे पहले भी वो सरकारें बनवा चुकी है या खुद उसमें उसका किस तरह का दखल रहा है, ये देखा गया है। लेकिन एक बड़ी खबर जो बांग्लादेश के नए पीएम से जुड़ी हुई आ रही है वो ये कि मोहम्मद यूनुस बन सकते हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। ये इस वक्त जानकारी मिल रही है और ये चेंजेस जो हो रहे हैं इन्हें भारत के लिहाज से किस तरह से देखा जाए, ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। क्योंकि अभी तक कर्नल शैलेंद्र, हम देखें, मिर्जा साहब मैं आ रही हूं, अभी तक अगर हम देखें तो शेख हसीना का और भारत का जिस तरह का संबंध रहा है, या उन्होंने हमेशा से ये चाहा कि अच्छे संबंध रहे, पूर्व में जैसा रिश्ता रहा है, लेकिन अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं इनको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अगर आप इंटरनेशनली इस बात को इवैल्यूएट करें, कहना बड़ा आसान है कि चलिए जी, हसीना ने हमारे साथ अच्छे रिलेशन रखे, बांग्लादेश की जरूरत है भारत, और भारत उस जरूरत को पूरा करता है। जब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर बात आती है, सब अपनी अपनी कंट्रीज को देखते हैं। बिल्कुल। आप बेसिकली, आप अगर एंटी भी हैं, जैसा अगर आपको याद आएगा बाइडेन साहब जब आए थे तब बोला गया था वो एंटी इंडिया है, कितना बढ़िया काम चला है। कमाला हैरिस एंटी इंडिया है, उस समय ये बोला गया था। देखिए, कंट्री के जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट हैं, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं, टेक्निकल इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हैं, इसके ऊपर भारत खरा उतरता है जहां तक बांग्लादेश का सवाल है। और उसमें शेख हसीना ने बांग्लादेश को वो सारा फायदा दिलाया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए वो हमारे को क्लोज नजर आती हैं। अदरवाइज उन्होंने अपना कोई देश थोड़ी ना बेच दिया हमारे लिए, और ना हमने अपना बेच दिया। हमने इन सभी कंट्रीज को, इवन अगर आपको याद हो सिमिलर सिचुएशन श्रीलंका में हुई थी, तब भी हमने सपोर्ट किया था, हमने ऑयल भी दिया था, हमने लोन भी दिया था, हमने चैरिटी भी करी थी कि इस तरह की सिचुएशन खराब ना हो। यस, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जो नई लीडरशिप आएगी, अगर वो चैलेंजिंग रही तो आप देखेंगे कि बांग्लादेश के हाल बद से बदतर होंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह इस समय एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कोई एक अच्छा स्टैंड ले पाएगी अपने खुद के कंट्री के लिए। एक न्यूट्रल भी वो होना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये जो पूरी आग है वो धधकनी कहां से शुरू हुई। नौकरी में आरक्षण सिस्टम जो है वो भी आपको यहां पर समझना होगा, उसके बाद हम वापस लौटेंगे अपने गेस्ट के पास। लेकिन यहां हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से दरअसल पहले क्या था, ये आग धधकी, लेकिन इन 2 महीनों में, और खासतौर पर अगर पिछले एक हफ्ते में 10 दिन में अगर हम कहें, तो ये उससे आगे कहीं निकल गई। मतलब ये मामला सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि उससे कहीं और आगे बढ़ गया। अब देखिए, अगर हम पहले की बात करें तो पहले कितना वो था, 56%। अब हम उसको किस तरीके से अलग अलग कर दें, 56% बल्कि 80% था, फिर बाद में वो किया गया था। हम स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे का अगर इसमें बात करें तो वो 30% उसमें था। पिछड़े जिलों की बात करें तो 10% उनके लिए था। अल्पसंख्यकों की बात करें तो 5% उनके लिए था। विकलांग दिव्यांगों की अगर बात करें तो उनके लिए 1% था, और महिलाओं की बात करें तो उसमें 10% था। और मेरिट की अगर हम बात करें तो 44%। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, उसे ठीक बदल दिया और सिर्फ 7% आरक्षण जो है वो रह गया। मतलब ये कि कोर्ट की ओर से ये कहा गया कि 93% मेरिट होना चाहिए। और यही दरअसल उन छात्रों की, वो जो प्रदर्शनकारी थे, उनकी भी मांग थी। और स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे के लिए अब ये कितना हो गया, ये 5% अब घटकर रह गया है। और वहीं ट्रांसजेंडर्स या फिर हम दिव्यांगों की यहां पर बात करें तो 2% उनके लिए। ये आपकी स्थिति की हम यहां पर बात कर रहे हैं, वो आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। तो 5 + 2 7%, और मेरिट उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये 93%। तो ये दरअसल पूरा ये मामला, लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद भी जो प्रदर्शनकारी हैं, जो छात्र हैं, उनका जो गुस्सा है वो शांत नहीं हुआ।